नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको ये जानना है कि आप जल्दी कैसे कर सकते हैं। एक पोर्टल एक अनुवादित दस्तावेज जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गैर दर्ज मानता है। इसकी लागत क्या है? वर्तमान में प्रोसेसिंग का समय कितना है? टेक्सास पीओएसएल ऑन ऑर्डर के लिए आपको कौन से सटीक कदम उठाने होंगे? सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सभी गैर दर्ज दस्तावेज जैसे अनुवादित दस्तावेज आप हमें ईमेल या फैक्स से पीओएसएल के लिए नहीं भेज सकते, लेकिन एक अपवाद है जो हम 1 मिनट में बताएंगे। आपको या तो हमें मेल करना होगा या हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में मूल वेट इंक साइन किए हुए अनुवादित दस्तावेज के साथ साथ उसके फोटोकॉपी को ड्रॉप ऑफ करना होगा। दूसरा, सभी गैर दर्ज दस्तावेज टेक्सास नोटरी द्वारा वेट इंक में नोटराइज्ड होने चाहिए। अन्य राज्य या देश की नोटरी मान्य नहीं है। आप केवल टेक्सास नोटरी का ही उपयोग कर सकते हैं। फिर आप एक वकील, एक टेक्सास नोटरी अनुवादक आपके गैर दर्ज दस्तावेज पर या तो यह टेक्सास नोटरी जुरैट या स्वीकृति पाठ शामिल करना या संलग्न करना आवश्यक है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो एक अनुवादित दस्तावेज हमारे पास सबसे अधिक अस्वीकृत होने वाला दस्तावेज है। इसका मतलब है वे सचिवालय के दस्तावेज जो हमारे ग्राहक हमारे पास छोड़ते हैं या डाक से भेजते हैं। सबसे अधिक अस्वीकृत होने वाला दस्तावेज एक अनुवादित दस्तावेज है, क्योंकि अनुवादक अक्सर गलती कर देता है और वह नोटरी जिसे आप अनुवादक को नोटराइज करने के लिए रखते हैं, वह भी गलती कर देता है, जिसका मतलब है कि आपका पैसा, समय और मेहनत सब बेकार जाएगा और आपको हमें दूसरी बार भुगतान करना पड़ेगा और ये सब फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये वीडियो देखें और इस पेज पर दी गई सारी जानकारी पढ़ें। ये आपको बताएगा कि सब कुछ कैसे करना है। तो जब आपको किसी दस्तावेज का अनुवाद करवाना हो, तो ध्यान रखें कि नोटरी और अनुवादक 2 अलग-अलग व्यक्ति होने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश अनुवादक, बल्कि कहूँ तो एक अच्छी संख्या में अनुवादक नोटरी भी होते हैं, इसलिए वे दस्तावेज़ों का नोटराइज़ेशन कर देते हैं। लेकिन ये कानून के खिलाफ है और मैं एक नोटरी हूँ और हम यहाँ अपोस्टल टेक्सास में नोटरी हैं। आप अपने खुद के दस्तावेज़ों का नोटराइज़ेशन नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल समझ में आता है। ये हितों का टकराव है। अगर मैं किसी चीज़ पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, जैसे कि मॉर्गेज, कार का टाइटल, कार लोन या पावर ऑफ अटॉर्नी, तो मैं उस पे नोटरी नहीं बन सकता, क्योंकि मैं खुद उस दस्तावेज़ में शामिल हूँ। तो ये पहली गलती है। अगर आप अनुवादक से दस्तावेज़ अनुवाद करवाते हैं और वही व्यक्ति उसका नोटराइज़ेशन भी कर देता है, तो आपका दस्तावेज़ तुरंत अस्वीकार हो जाएगा और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। ये पहली बात है। ठीक है? दूसरी बात ये है, अनुवादक का प्रमाण पत्र। तो आपके पास अपना दस्तावेज़ है। मान लीजिए यह जन्म प्रमाण पत्र है। आप अपना जन्म प्रमाण पत्र अनुवाद करवाना चाहते हैं। ठीक है? आपको अपने मूल जन्म प्रमाण पत्र या उसके प्रमाणित प्रति या जिस भी दस्तावेज़ की आवश्यकता है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी बनानी होगी। आपको इसकी एक फ़ोटोकॉपी बनानी होगी। आप हमें उस दस्तावेज़ की मूल प्रति नहीं भेजते, क्योंकि आपको वही नहीं मिल रही है, कोई अपोस्टिल नहीं। आपको उस दस्तावेज़ का अनुवादित संस्करण मिल रहा है। यही वह है जिसे आप अपोस्टिल करवा रहे हैं, तो आप हमें भेजते हैं एक दस्तावेज़ की फ़ोटोकॉपी, ठीक है? और फिर अनुवादक को एक अनुवादक प्रमाणन या प्रमाणन पत्र तैयार करना आवश्यक होता है। यही वह है जिस पर वे नोटरी के सामने हस्ताक्षर करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास यह नहीं है तो इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। आप सिर्फ नोटरी से इसे करवाकर और नोटराइज़ करवाकर काम नहीं चला सकते। अनुवादक को उसमें एक औपचारिक घोषणा करनी होती है। जैसे शायद उनका अपना तरीका हो, पर आपको ये नियम मानने होंगे, नहीं तो राज्य सचिव इसे खारिज कर देगा। तो अनुवादक प्रमाण पत्र पर जिस पर अनुवादक नोटरी के सामने हस्ताक्षर करेगा, उसमें यह होना चाहिए, यानी या तो आप नोटरी या अनुवादक को यह अनुवादक प्रमाण पत्र पर लिखना होगा। उन्हें यह टेक्सास नोटरी, ओह! ये टेक्सास नोटरी जुरेट कहलाता है। यही वह पाठ है जो यहाँ लिखा है। और आप बस इस पीडीएफ पर क्लिक कर सकते हैं और ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा और आप इसे अनुवादक प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर सकते हैं, या इससे भी बेहतर इस शब्दावली को अनुवादक प्रमाण पत्र में जोड़ सकते हैं। जो हमारे पास है, क्या वह करेगा? हमारे पास आपके लिए एक टेम्पलेट है, जिसे आप या आपके अनुवादक नोटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उन्हें यह नोटरी स्वीकृति उपयोग करनी होगी। आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं, दोनों को नहीं। ठीक है, फिर से इस पीडीएफ पे क्लिक करें और ये ठीक यही टेक्स्ट डाउनलोड कर देगा। तो इनमें से किसी एक को चुनना है, इसमें लिखा है, या का मतलब है इनमें से कोई एक। आपको बस इन दोनों में से किसी एक शब्दावली को दस्तावेज पे डालना है और फिर आप यहीं क्लिक कर सकते हैं और हम आपको इसका एक टेम्पलेट भेजेंगे, देंगे। यही आप अपने अनुवादक को देंगे और आप उन्हें वह पीडीएफ देंगे और एक टेम्पलेट के रूप में ये सब कुछ स्पष्ट रूप से बताएगा जो उन्हें कहना है। इसमें कुछ ऐसा लिखा होगा, मैं न्योमार्डी, जिसमें अनुवादक का नाम होगा। मूल रूप से वे कह रहे हैं, मैं नोटरी ये घोषित करता हूँ कि मैं अंग्रेजी और स्पेनिश बोलता हूँ। मैंने इस दस्तावेज का अपनी पूरी क्षमता से अनुवाद किया है। मुझे अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों भाषाएं आती हैं और इसी तरह की बातें। फिर वे उस पर हस्ताक्षर करके तारीख डालेंगे और नोटरी उस पर यह वाक्यांश लिखेगा, जो हमने आपको अभी दिखाया था। ठीक है? तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं,
तो आपका दस्तावेज़ अस्वीकृत कर दिया जाएगा और ऐसा अक्सर होता है। होता ये है कि या तो उस पे नोटरीकरण नहीं होता या अनुवादक का बयान नहीं होता। नोटरी ने नोटरीकरण तो कर दिया पर अनुवादक ने हस्ताक्षर नहीं किए। अनुवादक का कोई बयान या ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि नोटरी कोई गलती ना करे। यही है, यहाँ अनुवादक का नाम प्रिंट करें। इस खाली जगह में जहाँ बाय लिखा है, वहीं उन्हें अनुवादक का नाम प्रिंट करना है। नोटरी इसमें गलती कर देते हैं और वे अनुवादक से वहाँ उनका नाम साइन कराते हैं, जो गलत है। उन्हें यहाँ साइन नहीं करना चाहिए। या नोटरी अपना नाम और बाय लाइन प्रिंट कर देता है, जिससे दस्तावेज़ रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ अनुवादक का नाम प्रिंट करना ज़रूरी है। यही एक बयान है। नोटरी ये बता रहा है कि उसने किसे दस्तावेज़ पर साइन करते हुए देखा। उसने अनुवादक को साइन करते हुए देखा और कई बार वे इसमें आपका नाम डाल देते हैं, जो कि हाँ, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। पूरा मुद्दा यही है कि नोटरी ये बता रहा है कि उसने किसे साइन करते हुए देखा। आपको कहीं भी साइन नहीं करना है। इन दस्तावेज़ों में से किसी पर भी नहीं, क्योंकि केवल अनुवादक ही ये कर रहा है। तो अनुवादक ही वह है जिसने ये डाला और वे आपका नाम वहाँ डाल देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं, ओह! आप हमारे ग्राहक हैं। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं और फिर नोटरी उस पे साइन करता है। और यही बात नोटरी की स्वीकृति के साथ भी होती है, जहाँ लिखा होता है मेरे सामने, तो मुझे पता है और फिर नोटरी का नाम प्रिंट करें। नोटरी यहाँ अपना नाम प्रिंट कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित लिखेगा। आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए, ये अनुवादक है, जहाँ अनुवादक का नाम प्रिंट करें लिखा है। नोटरी फिर से वही डालता है, वे गलती कर देते हैं और वहाँ आपका नाम डाल देते हैं या वे अपना नाम डाल देते हैं। बस हाँ, ये अविश्वसनीय है कि नोटरी कितनी गलतियाँ करते हैं, ठीक है? और फिर नोटरी वहाँ हस्ताक्षर करेगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसे सही तरीके से नोटराइज़ किया जाए और अनुवादक का एक बयान हो। अनुवादक को एक आधिकारिक बयान देना होता है और आप वह यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बटन पर क्लिक करें और ये हमारे एफएक्यूज़ में भी दिया गया है। आप बस यहाँ क्लिक कर सकते हैं या हमारे सर्च बॉक्स में जा सकते हैं और अगर आप सिर्फ़ ट्रांसलेटर टाइप करें तो आप उसे देख लेंगे। वो सामने आ जाएगा, अनुवाद से संबंधित कोई भी एफएक्यू सामने आ जाएगा। ये आमतौर पर पहला या दूसरा एफएक्यू होगा जो सामने आएगा और मैं इसे सिर्फ़ इसलिए नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्क्रीन कैप्चर है, ये उसे नहीं खोलेगा, ये उसे नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ़ खुला हुआ टैब दिखाएगा, इसलिए मैं क्लिक करके दिखा नहीं सकता। बस आपकी जानकारी के लिए आप टेक्सास ई-नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन या रिमोट नोटरी भी कहते हैं, ताकि आप ज़ूम से दस्तावेज़ नोटराइज़ करा सकें। अगर आप टेक्सास या अमेरिका से बाहर हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट यूएस पेज से अपने ई-साइन और नोटराइज़्ड दस्तावेज़ अपलोड कर हमें भेज सकते हैं। आपको कुछ भी मेल या ड्रॉप ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इस पेज से कॉन्टैक्ट अस पर जाने के 3 तरीके हैं। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ महिला पर भी क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। नीचे दिए बटन से हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएं। वहां ऑनलाइन फॉर्म भरें, उसे प्रिंट कर ड्रॉप ऑन करें या प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें मेल कर दें, ताकि हम आपके सभी दस्तावेज आपको वापस भेज सकें या फिर दुनिया में जिसे भी आप चाहें उसे भेज सकते हैं। अब अगर आप ये प्रक्रिया ऑनलाइन कर रहे हैं, यानी आपका अनुवादक और नोटरी जूम कॉल पर होंगे और नोटरी वर्चुअली देखेगा कि अनुवादक सर्टिफिकेट साइन कर रहा है, आपको कुछ भी मेल या ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह आपको बस हमारी कॉन्टैक्ट यूएस पेज पर जाना है और वहाँ आपको 3 अलग-अलग चीज़ें अपलोड करनी होंगी। सबसे पहले एक प्रीपेड फीडेक्स या यूपीएस रिटर्न शिपिंग लेबल अपलोड करें और फिर हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज की पीडीएफ अपलोड करें। तो जब आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएँगे, तो उसे अपने प्रिंटर पर प्रिंट करके हार्ड कॉपी लेने के बजाय आप अपने कंप्यूटर पर जाएँगे, स्लैश प्रिंटर सेटिंग्स और अपनी प्रिंटर सेटिंग्स में आपको ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है और फिर वहाँ सेव एज़ पीडीएफ की सूची दिखाई देगी। तो जब आप ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएँगे और प्रिंट पर क्लिक करेंगे, तो यह उसे प्रिंट करने के बजाय पीडीएफ के रूप में सेव कर देगा और फिर आप उस पीडीएफ को लेकर हमारी कॉन्टैक्ट अस पेज पर अपलोड कर देंगे। और फिर आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक नोटराइज़ेशन का भी एक पीडीएफ अपलोड करना है। तो जहाँ अनुवादक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करता है और जहाँ नोटरी नोटराइज़ेशन का उल्लेख करता है और अनुवादित मूल दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी, आप ये सब एक ही पीडीएफ में डालकर हमारे कॉन्टैक्ट यूएस पेज पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको हमें कुछ भी डाक से भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी गाड़ी से जाने या उड़ान भरने की ज़रूरत नहीं है और आप ये सब दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। और साथ ही ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसे फिर से दोहराऊँगा, आपको केवल टेक्सास के नोटरी का ही इस्तेमाल करना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि अनुवाद कंपनियों के अनुवादक पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी रहते हैं, लेकिन आप केवल टेक्सास के नोटरी का ही उपयोग कर सकते हैं। अगर अनुवादक न्यूयॉर्क, कैलिफ़ोर्निया, फ्लोरिडा या वॉशिंगटन में है, तो उसके पास टेक्सास नोटरी की पहुंच नहीं होगी। इसलिए आपको टेक्सास के ई-नोटरी या वर्चुअल नोटरी का इस्तेमाल करना होगा। अन्यथा आप दस्तावेज़ नोटराइज़ नहीं करवा सकते, क्योंकि उन राज्यों में टेक्सास का नोटरी नहीं होता। इसलिए अनुवाद कंपनी चुनते समय यह बताना ज़रूरी है कि आपको यही चाहिए। उनके पास टेक्सास की नोटरी तक पहुंच होनी चाहिए, तो या तो उन्हें टेक्सास की नोटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये करना होगा।
अन्यथा आप ऐसा नहीं कर पाएँगे या उन्हें टेक्सास में रहने वाले किसी ऐसे अनुवादक को ढूँढना होगा जो स्थानीय नोटरी के पास जा सके। यही 2 तरीके हैं जिनसे आप उस कंपनी का उपयोग कर सकते हैं। अगला है दूसरा चरण जो कि शिपिंग निर्देश है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप दस्तावेज़ कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज़ आपको वापस कैसे भेजेंगे। दस्तावेज़ों को भेजने और प्राप्त करने और शिपिंग लेबल कैसे बनाना है, इसकी पूरी प्रक्रिया इस पर निर्भर है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर पर दस्तावेज़, अपोस्टिल या ये तीनों भेज रहे हैं। अगर आप किसी गैर हैग देश के लिए जा रहे हैं, तो आपको दस्तावेज़ वैधीकरण या सत्यापन की कानूनी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है। और अगर ये राज्य स्तर का दस्तावेज़ है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस, विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में। और ये तीसरा चरण है। तो मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूँ कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज़ हमें भेजने के लिए, आम तौर पर इसके केवल 2 तरीके होंगे। पहला और सबसे आसान तरीका जिसे हम अक्सर सुझाते हैं वह है दस्तावेज ओवरनाइट भेजना या दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें जो ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों में है, या अगर आप ऑस्टिन में हैं तो आप इन्हें सीधे दे सकते हैं। यह प्रक्रिया तीसरे चरण में विस्तार से समझाई गई है। मेल करने या दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ये वॉक इन सेवा नहीं है, आप तुरंत दस्तावेज लेकर बाहर नहीं जा सकते। अपोस्टिल सिर्फ टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस में होते हैं, वॉशिंगटन डीसी में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या उस विदेशी देश के कांसुलर दूतावास में। और हम सभी लीगलाइजेशन अपने डीसी कार्यालय में करते हैं। डीसी में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां विश्व के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं तो कृपया पोस्ट ऑफिस का उपयोग ना करें। अमेरिकी पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल न करें, वे लगातार दस्तावेज खोते हैं। वे हर साल किसी वजह से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अक्षम हैं, वो बेभरोसा हैं, उनका उपयोग न करें। दस्तावेज हमें मेल न करें और न ही वापस भेजने को कहें, क्योंकि इनकी ट्रैकिंग आमतौर पर बहुत ज़्यादा खराब होती है। हम फेडेक्स के उपयोग करने की सलाह देते हैं, पर आप यूपीएस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यूरोप, दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, तो मुझे पता है कि वहाँ के देशों में डीएचएल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। मगर सबसे भरोसेमंद कौन है? हम इन्हें रेकमेंड करते हैं, हम रोज़ इन्हीं से शिपिंग करते हैं और 10,000 से ज़्यादा दस्तावेज़ भेजते हैं। हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों पर हैं, सिर्फ़ अंटार्कटिका को छोड़कर। वह है फेडेक्स। वे अब तक सबसे भरोसेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज़ ना तो खराब हों और ना ही खो जाएँ, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं, और अगर आप दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो वे सबसे सस्ते भी हैं, अमेरिका में, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम अपने डीसी कार्यालय में शिपिंग करते हैं ऑस्टिन, टेक्सास से। ये टेक्सास के बीचों-बीच है, जितना दूर आप जा सकते हैं, पूरे देश के पार, अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डी.सी तक। हमें 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं, हमारे डीसी कार्यालय में। अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें, वही समय लगेगा, लेकिन खर्च $40 से ज़्यादा होगा। अगर हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करें, तो खर्च $20 से ज़्यादा आता है, लगभग $23। ये दोगुने से भी ज़्यादा है। तो अगर आप दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो फेडेक्स, यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में काफ़ी सस्ता है। अगर आप इसे 1-2 दिन में भेजना चाहते हैं, तो अक्सर लोग यह नहीं जानते। ये केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं, और हमारे शिपिंग पेज पर हमारा वीडियो, वे इसे विस्तार से बताएँगे। मैं इसे समझाने जा रहा हूँ। तो ये रहे वे लिंक जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं करते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है जो स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको यह दिखाता है कि आप fedex.com या ups.com पर दुनिया में कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं, आप ऑनलाइन जाकर एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर आप उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पीडीएफ वे आपको देते हैं, उसे ईमेल कर सकते हैं। वह सिर्फ़ एक पीडीएफ होता है। आप हमें शिपिंग लेबल, वर्ड डॉक्यूमेंट, जिफ, जेपेग या किसी और फॉर्मेट में नहीं दे सकते। आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स आपको लेबल बनाते समय देते हैं। और आप यहाँ इन लिंक्स पर क्लिक करें, तो ये आपको एक वीडियो दिखाएँगे और स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको बताएँगे कि आपको ये कैसे करना है, चाहे आप कहीं भी हों। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं, तो आपको आमतौर पर कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। हमें रसीद बनानी होगी, ये आपको करना ही होगा। आप इनमें से इस वाले पर फेडेक्स के लिए और इस वाले पर यूपीएस के लिए क्लिक करें, और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है जिसे आपको बस भरना है, और फिर अपना नाम और तारीख लिखें और उस पर तारीख डालें। बस इतना ही। ये देश के अनुसार अलग हो सकता है। आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, पर एहतियात के तौर पर हम इसे करने को कह सकते हैं। अगर आप अपना दस्तावेज़ अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं, या अगर आप किसी दूसरे देश जैसे मेक्सिको में भेज रहे हैं, तो उन्हें इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन फेडेक्स के लिए उन्हें सच में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के अधिकतर अन्य देशों में कस्टम्स से गुजरने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास ये हो, ठीक है।
और फिर एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप शिपिंग लेबल पर विशेष रूप से हमारा नाम शामिल नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हैं, तो आप शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फ़ोन नंबर या पता नहीं डाल सकते। ये आपके पास भेजने के लिए है, तो हमने आपके दस्तावेज़ का अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि यह आपको वापस भेजा जाए या किसी लॉ फ़र्म को या किसी अन्य देश में भेजा जाए या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को, जहाँ भी आप चाहें कि हम इसे भेजें, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है? आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं, तो आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है, तो हमें उसका बिल आ जाएगा और हमें वाक़ई उसका बिल आता है। सैकड़ों डॉलर वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। अगर आप हमारा नाम लिखते हैं, तो दस्तावेज़ वापस नहीं भेजे जाएँगे। इसे ऐसे समझें जैसे लिफ़ाफ़े पर भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप वापसी भेजने वाले का नाम डालते हैं, मतलब अगर आप जिस पते पर भेज रहे हैं, वह गलत पता है, जहाँ डाकघर डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वह डाक आपको वापस लौटा देंगे। यही हम आपसे माँग रहे हैं। आप उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा, चाहे कोई भी हो, आप दोस्त, परिवार, सहकर्मी या बिज़नेस का पता डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारी जानकारी उस पर नहीं डाल सकते। फिर से, आप बस अपनी जानकारी डाल सकते हैं। आप टू और फ्रॉम दोनों में अपना पता डाल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप इसे भेज रहे हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये यूरोप वापस भेजा जाए। अमेरिका के किसी दोस्त या रिश्तेदार का पता आप ले सकते हैं। फिर से, ये केवल तब है जब आपकी डाक आपको वापस लौटाई जाती है। वापसी के लिए उन्हें एक पता चाहिए। कस्टम्स शुल्क के बिल के लिए भी एक पता होना ज़रूरी है, अगर आपने भुगतान नहीं किया है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप हमारा पता नहीं दे सकते। ये बहुत आसान है। इनमें आप इस पर क्लिक करेंगे, हम इसका मतलब और इसे करने का तरीका बताएँगे। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पे पहुँचेंगे, जब आप ऑनलाइन ये कर रहे होंगे, तो वे पूछेंगे, "ये कहाँ से भेजा जा रहा है?" आप वहाँ हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। लोग रोज़ ऐसा करते हैं और कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं। हाँ, बिल्कुल, पर आप सही से नहीं कर रहे। बस हमारे निर्देश मानें। इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ के लोगों को अक्सर पता नहीं होता कि क्या करना है। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हमारे पास ये हर दिन दुनिया के हर देश से किया जाता है। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, लेकिन हमारा पता इस्तेमाल किए बिना, क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में इसे जमा करवा रहे हैं। इसीलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम ही आयातक बन जाते हैं, हम ही शिपर बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हमें ये मंज़ूर नहीं है? इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता बिल्कुल ना डालें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे। इसे वापस नहीं भेजेंगे, हम आपसे नया शिपिंग लेबल माँगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर लेबल पर हमारा नाम, पता और फ़ोन नंबर ना डालें। अगर ये ख़ास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय भेजा जा रहा है, तो हम इसे वापस नहीं भेजेंगे, ये ज़रूरी है। अगर आप जल्दबाज़ी में हैं और आपको दस्तावेज़ तुरंत चाहिए, तो इससे देरी हो सकती है। संभव है कि आपको हमें नया लेबल भेजने और हमारे आपसे संपर्क करने में कई दिन लग जाएँ, तो कृपया इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर ना डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से इतना ही है। ये फिर से बहुत आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो बस हमें दें। सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज़ छोड़ भी सकते हैं। आप हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल दे सकते हैं और हम उन्हें वापस भेज देंगे। आप इन्हें यहाँ खुद छोड़ दीजते हैं, पर चाहते हैं कि हम डाक से वापस भेजें। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाकर अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं और जब आप हमारे ऑस्टिन लोकेशंस पर आते हैं, तो अपने दस्तावेज़ छोड़ देते हैं। उसी दिन, अगले दिन या जैसा कि हम स्टेप 3 में बताते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्हें जारी करने में कितना समय लगता है, या फिर संघीय सरकार या दूतावास, उसके बाद हम इन्हें आपको वापस भेज देंगे। यही प्रक्रिया है। ये स्टेप 3 है। अब मैं आपको हमारी मौजूदा कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, और अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो हमारी वर्तमान टर्न अराउंड टाइम्स, जो आज 30 नवंबर 2025 की हैं, उनके बारे में भी बताऊँगा। तो अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको जो करना है, वह ये है कि आपको आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरकर प्रिंट करना होगा, जिसे आप यहीं नीचे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएँगे और यही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो भी है, जो आपको बताएगा कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है या उससे जुड़ी सारी जानकारी देगा। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें डाक से भेजने वाले हैं, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से देने आ रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करने आ रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, न ह्यूस्टन, न डल्लास, सिर्फ़ हमारा ऑस्टिन ऑफ़िस, तो आप वहाँ दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।
अपने दस्तावेज़। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। और अब मैं आपको हमारे कार्टून ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसी दिन की सेवा के लिए इसका मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज़ टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास दाखिल करेंगे। अगर हमें आपके दस्तावेज़ दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, सेंट्रल टाइम के मुताबिक सोमवार से शुक्रवार, प्रमुख सरकारी छुट्टियों के अलावा, यानी जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुला हो। असल में वे छुट्टियों से भी ज़्यादा दिन बंद रहते हैं। जैसे इस साल वे 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी बंद थे। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था और इस हफ्ते बुधवार को थैंक्सगिविंग से पहले वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। ये संघीय छुट्टी नहीं है, फिर भी वे 3 दिन बंद रहेंगे और क्रिसमस के लिए भी वे 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले ही बंद रहने की घोषणा कर दी है। क्रिसमस ईव कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, पर उनके बंद होने पर हम आपके दस्तावेज़ जमा नहीं कर पाएँगे। बस ये ध्यान रखें ताकि आपको प्रोसेसिंग समय की जानकारी रहे। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज़ दाखिल नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला ना हो। अगर हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार से शुक्रवार जब वे खुले हों, दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं। अगर हमें वे 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य में दाखिल कर देंगे। फिर उनके प्रोसेसिंग समय के अनुसार जो बदलते रहते हैं, हम इसका नियंत्रण नहीं करते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी दस्तावेज़ प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी दिख रहा है, उसे भूल जाइए। जो भी इस पेज पर यहीं लिखा है, वही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम है और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊँगा। तो अभी के लिए नवंबर 2025 में इसमें 0 से और 2 कार्य दिवस लगते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेज़ों पर अपोस्टिल जारी करने में और मैं समझाऊँगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है? तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपके कागज़ात डाक या ड्रॉप ऑन ऑफ से दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं सेंट्रल समय पर, तो हम आपके दस्तावेज़ फ़ाइल कर देंगे। शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दें। उसी दिन का मतलब ही 0 है, यानी दस्तावेज़ दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन इसे फ़ाइल करेंगे और हो सकता है कि वे उसी दिन इसे जारी कर दें और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही 0 दिन है। या फिर हमारे फ़ाइल करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार को हमारे दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम की कट ऑन ऑफ से पहले या उसी समय मिल जाते हैं और फिर हम उसी दिन इसे फ़ाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो आपके दस्तावेज़ों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी करेंगे, जो कि 0 दिन है, या फिर वे अगले कार्य दिवस में कर सकते हैं, जो 1 या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और उसी दिन आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा स्थिति है अगर हमें आपका दस्तावेज़ 12 बजे तक मिल जाता है, ठीक है? दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज़ दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है सेंट्रल टाइम के अनुसार, तो अगर आप हमें मेल करते हैं और हमें ये 2-3 बजे दोपहर में यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफ़िस में 2, 3, 4 या 4:55 बजे छोड़ते हैं, हमारे पास लोग ठीक 5 बजे से पहले भी आते हैं। अगर आप इसे उसी सोमवार को छोड़ते हैं, तो हम इसे अगले दिन ही फ़ाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में फ़ाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन लगेंगे। वे इसे अगले कार्य दिवस में, यानी 1 दिन या 2 कार्य दिवस में भी जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे गुरुवार को उठाकर आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज़ सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो फिर से सबसे खराब स्थिति में जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो यह गुरुवार को आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे खराब और सबसे अच्छी स्थिति में इसे सोमवार को भी आपको वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं और मैं इस बात पे जितना ज़ोर दूँ उतना कम है। अगर आप हमारे मुख्य कार्यालय ऑस्टिन में आकर अपने दस्तावेज़ जमा करते हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें मेल करें, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती। चाहे हमें दस्तावेज़ ड्रॉप ऑफ के ज़रिए मिलें या मेल के ज़रिए, दोपहर से पहले या बाद में टर्न अराउंड टाइम एक ही रहेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते, हमसे संपर्क नहीं करते और वे यह सोचकर आ जाते हैं कि उसी दिन काम हो जाएगा और ये संभव नहीं है क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मामला है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है। वे तय करेंगे कि वे इसे
उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया जब तक आप ऑन-स्क्रीन क्षेत्र में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती। बस अपने दस्तावेज़ हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कि कैसे करना है, ठीक है? और ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं। ये कीमतें अगले साल 2026, 2027 या 2028 में बदल सकती हैं। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हों, लेकिन इस वीडियो में जो कहा गया है, उस पर न जाएँ, बल्कि जो यहाँ लिखा है, उसी के अनुसार चलें। जो भी यहाँ लिखा है, ठीक यही। इस समय यहाँ जो भी लिखा है, वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज का अपोस्टिल करवाना है, तो इसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक, मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है। बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस यही आपको देना है और अगर दस्तावेज एक से ज़्यादा हैं, तो इसमें छूट मिलती है। और ये बस एक सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के $95 लगेंगे और अगर 2 अपोस्टिल डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये एक ही समय पर है, तो 2 के लिए $170 और 3 के लिए 245 इसी तरह। तो ये मौजूदा कीमतें हैं, हमारे पास यही है और फिर किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ के लिए $75 प्रति दस्तावेज़ है। और फिर जब आप ऑन ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और यह आपको टेक्सास अपोस्टल्स के ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। ध्यान दें कि यह केवल टेक्सास के लिए है, यह संघीय या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण के लिए नहीं है। कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। इसीलिए टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज या टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, जैसे टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।